डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। प्रोमो। मुंबई का फेमस लाइब्रेरी सीक्रेट गार्डन काल्पनिक नाम। इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर भारी मात्रा में स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं में से एक स्टूडेंट जिसका नाम मिली था, वो लड़की इस वक्त पूरी तरह अपने नोवेल बुक में घुसी हुई थी। दरअसल मिली एक ऑर्फनेज में पली बड़ी अनाथ लड़की थी जो अपने टैलेंट और तेज दिमाग के दम पर मुंबई के सबसे बड़े और फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया था। उसे देखकर ऑर्फनेज के बाकी के बच्चे भी उसकी तरह बनने के लिए दिन रात मेहनत करते और अपना वक्त फालतू चीजों में न लगाकर अपने कैरियर को सेट करने में लगा रहा थे। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस चीज से ऑर्फनेज के ओनर को काफी खुशी होती थी। मिली उनकी लाडली थी। मिली को नोवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था और यही वजह थी कि थोड़ी सी भी अगर वक्त मिल जाए तो वो उसे लाइब्रेरी में बिता देती थी। आज भी ऐसा ही था। जब मिली लाइब्रेरी में बैठी एक नोवेल पढ़ रही थी, वो पूरी तरह से उसके अंदर घुसी गई थी। तभी उसके फ़ोन पर ऑर्फनेज के ओनर और उसके अंकल का कॉल आया, जिसे आंसर करने के बाद वो तेज़ी से बुक रख ऑर्फनेज के लिए लाइब्रेरी से निकल गई। उसे याद आया आज उसके अंकल ने घर जल्दी आने को कहा था और वो फिर से नोवेल में घुस गई थी। खैर, अभी मिली लाइब्रेरी से बाहर निकल जैसे ही रोड क्रॉस करने वाली थी, सामने से आती ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से मिली काफ़ी दूर जाकर गिरी। शायद ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। मिली के पूरे शरीर से खून रिश्कर उसके कपड़ों से लेकर सड़क पर फैल चुका था। उसके फ़ोन पर अब भी उसके अंकल मौजूद थे, जो घबराई हुई आवाज़ में उसका नाम पुकार रहे थे। मिली ने कांपते हुए अपने खून से सने हाथों से मोबाइल को छुआ। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। आसपास मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। एम्बुलेंस भी अब तक वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने जल्दी से मिली को उठाया और उसे स्ट्रेचर पर लेटा कर हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे वेंटिलेटर पर लेटाया गया था। मिली की सांसें जो थोड़ी बहुत चल रही थी, वो रात होते होते थक उन्होंने आखिर उसका साथ छोड़ दिया और टूट गई मिली की सांसों की डोर। पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। मिली के लिए ऑर्फनेज के सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे, इस उम्मीद में कि मिली शायद बच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी उम्मीद टूट गई, छोड़ गई उन्हें मिली हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी तरफ मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी अनन्या का एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त पूरे टीवी की हेडलाइन बनी हुई अनन्या हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी उसके परिवार में से कोई भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, सिवाय उसके नैनी यानी दाई माँ के, जो अनन्या के लिए काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। हे भगवान, और कितनी तकलीफ देंगे मेरी बच्ची को, बस कर दीजिए। अब उस पर जुल्म करना पहले ही बहुत सह चुकी है। वो मेरी बच्ची तो अब बोलना भी भूल गई है। अगर उसे जीवन देना होगा तो उसे ऐसा बनाएगा कि वो खुद के लिए लड़ सके, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में मौजूद भगवान के मूर्ति के सामने खड़ी अनन्या की दाई माँ रोते हुए उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अनन्या के वार्ड में से एक नर्स तेजी से बाहर निकली और डॉक्टर को आवाज़ देने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर दाई माँ के साथ साथ डॉक्टर्स भी तेजी से उस वार्ड की तरफ बढ़ गए। हालांकि दाई माँ को बाहर ही रोक दिया गया था। वार्ड के अंदर स्ट्रेचर पर लेटी अनन्या की सांसें जो लगभग रुक सी गई थी, वो अचानक से तेज तेज चलने लगी, जिसे देख डरकर उस नर्स ने डॉक्टर्स को बुलाया था। खैर, जैसे ही डॉक्टर्स ने अनन्या की हालत देखी, वो तुरंत उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे ताकि अनन्या का हार्ट नॉर्मल हो सके। और हुआ भी ऐसा ही। जल्द ही अनन्या की सांसें नॉर्मल हो गई। अब उसके हाथों ने मूवमेंट करना स्टॉप कर दिया था। जल्द ही डॉक्टर्स ने अनन्या का अच्छे से चेकअप किया और रूम से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने अनन्या की दाई माँ से कुछ ज़रूरी बातें की और उन्हें सब कुछ समझाकर अनन्या के रूम में भेज दिया। तो वही दूसरी तरफ अनन्या के वार्ड में जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपना सर पकड़ लिया और वो उठने की कोशिश करने लगी। अनन्या पहले आसपास देखा और फिर सामने खुद को आईने में देख वो अपनी जगह जम सी गई थी। हालांकि उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, या फिर इसके लिए वो होश में ही नहीं थी। ये क्या है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मैं अंकल से बात कर रही थी, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं और अचानक से ये मेरा चेहरा क्यों बदल गया। कहीं एक्सीडेंट में मेरा चेहरा खराब तो नहीं हो गया था, इसी वजह से शायद डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी कर दिया हो। आह, क्या सोच रही है बेवकूफ़ लड़की, अब भला प्लास्टिक सर्जरी कोई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है, और ये अचानक से मेरा वजूद ही क्यों बदल गया।
अनन्या उर्फ मिली खुद में बड़बड़ाते हैरान परेशान हो चुकी थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सोल किसी और की बॉडी में आ गया है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, वो भी किसी और की बॉडी के अंदर, उसी दुनिया में, उसी के शहर में। और अगर ये बात वो किसी को बताती है तो क्या कोई मानेगा, कोई यकीन करेगा कि वो कोई और है, उसकी सोल अलग है, वो अनन्या है ही नहीं। नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा मुझ पर। ओ गॉड, मैंने आपसे एक और जिंदगी मांगी थी और आपने उसे इतनी आसानी से पूरा भी कर दिया। वैसे थैंक यू, भले मेरा सोल चेंज हुआ है लेकिन अब मुझे नई जिंदगी मिली है और इस जिंदगी और अब मेरा हक है। अनन्या खुद में बोलते हुए वही वापस बेड पर पसर गई। अब भाई कुछ भी कहो लेकिन ये हमारी अनन्या उर्फ मिली बहुत बड़ी आलसी थी। एपिसोड 2। कुछ देर बाद अनन्या की दाई माँ डॉक्टर से बात कर उसके वार्ड के अंदर आ गई। उन्होंने एक नज़र बेड पर लेटी अनन्या को देखा और पीछे मुड़कर जाने ही वाली थी, तभी अचानक उन्हें कुछ खटका और वापस से पीछे मुड़कर अनन्या को देखने लगी, जो अपने चोट की फिक्र ना करते हुए लापरवाही से सोई हुई थी। उसके सोने के पोजीशन को देख एक पल को दाई माँ हंस पड़ी, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके चोटों का ख्याल आया, जिसके बाद वो तेजी से अनन्या के पास जाकर उसे सीधा करने की कोशिश करने लगी। उन्हें नहीं पता था कि अनन्या जगी हुई है। उन्हें तो लगा था शायद अनन्या को किसी नर्स ने सुला दिया होगा और यही सोचकर उसे सीधा करने के लिए काफ़ी आराम से हल्के हाथों से सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एकदम से अनन्या ने अपनी आंखें खोल दी। उसके अचानक आंखें खोलने से दाई माँ डर से चिहुककर 2 कदम पीछे हो गई। वही अनन्या उन्हें अपनी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कौन। वही जब दाई माँ ने उसके आंखों पर ध्यान दिया और उसके कंफ्यूज चेहरे को देख तो उन्हें डॉक्टर की बात याद आ गई, जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हो सकता है अनन्या को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद ही ना हो, क्योंकि उसके सर पर काफ़ी तेज चोट आई थी, जिस वजह से उसके यादाश्त जाने के चांसेस 100% में से 99% था। और अब दाई माँ को यकीन हो गया था कि शायद सच में अनन्या अपना पास्ट भूल चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है। ये सोचकर दाई माँ की आंखें नम हो गई। उन्हें अनन्या के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें तो इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था कि उनके सामने लेटी ये लड़की अनन्या है ही नहीं। शरीर अनन्या का है लेकिन सोल मिली का है। खैर, अनन्या अभी भी उन्हें ही देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लेडी है कौन। शायद वो उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे पता चल सके कि उसके सामने खड़ी ये लेडी आखिर उसकी यानी उसके बॉडी ओनर की लगती क्या है। तो वही दूसरी तरफ एक आलीशान हवेली, जिसके अंदर से लेकर बाहर तक नौकर चाकर लगे हुए थे। उस हवेली के अंदर हॉल में इस वक्त काफ़ी सारे नौकर बैठे फूलों को एक डोरी में पीरो में रहे थे। ये हवेली मुंबई के मशहूर और इज्जतदार परिवार जिंदल्स की थी। आज इस हवेली को इसलिए सजाया जा रहा था क्योंकि एक आज यहाँ एंगेजमेंट थी और दूसरी आज पूरे 2 साल बाद रियांश जिंदल, इस परिवार का बड़ा बेटा, वापस आ रहा था। तो आइए आप लोगों को पहले जिंदल परिवार से मिलवा देते हैं। मयंक जिंदल घर के मुखिया और रियांश के दादाजी, इनकी पत्नी सुरेखा जिंदल, बड़ा बेटा प्रकाश जिंदल, पत्नी क्षमा जिंदल, बड़ा बेटा रियांश जिंदल। हमारे कहानी के मेल लीड खड़ूस और बेहद हैंडसम, इनके लिए सब कुछ इनका बिजनेस है। उसके बाद आता है इनका परिवार। उम्र 26 साल। इनसे छोटा बेटा आयुष जिंदल, चुलबुले और आलसी किस्म के इंसान है। ये सीरियस सिचुएशन में भी सीरियस नहीं होते हैं। उम्र 14 साल। छोटा बेटा और प्रकाश जिंदल के छोटे भाई नरेन जिंदल, इनका बड़ा बेटा जो रियांश के ही उम्र का है और ये भी उसी के साथ रहते हैं। उसके नक्शे कदम पर चलने वाले, दिखने में ये भी ऐसे है कि किसी भी लड़की को एक नज़र में अपना दीवाना बना दे। खैर, बाकियों से कहानी में मुलाकात होगी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जहां एक काले रंग का प्राइवेट जेट लैंड हुआ, जिसमें से एक कड़क एटीट्यूड से नीचे उतरा और उसी के पीछे एक और लड़का बाहर आया। दोनों की ही पर्सनैलिटी जहर थी। एक लड़के ने काले रंग पैंट टी शर्ट और उसके काले रंग का ही जैकेट कैरी किया हुआ था, चेहरे पर मास्क जिसमें से सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिख रही थी, माथे पर बिखरे उसके भूरे बाल, आंखों में एक अलग ही नशा भरा हुआ था। तो वही दूसरे लड़के ने भी सेम उसी के जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसकी पर्सनैलिटी भी उसी लड़के के जैसे थी, जो उसे आसानी से टक्कर दे सकती थी। हालांकि उसका चेहरा भी मास्क से छुपा हुआ था, उसकी गहरी काली आंखें जिसमें हजारों राज दफन थे। वो दोनों लड़के प्लेन से बाहर निकलते ही सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स की भीड़ लगी हुई थी, जो उनको कवर किए एयरपोर्ट के बाहर लेकर जा रही थी। एयरपोर्ट के बाहर भारी मात्रा में मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी। बड़े से बड़े टीवी चैनल्स के जर्नलिस्ट यहाँ उनकी एक झलक पाने को एक के ऊपर चढ़े जा रहे थे। लेकिन अफसोस, वो दोनों कब उस भीड़ से गायब हो गए, किसी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। और अब सबके निराशा के सिवा कुछ नहीं था। आज एक बार फिर उन्होंने आरजे को नहीं देखा। उसे देखना तो दूर, उसकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई थी उन्हें, जिस वजह से सभी उदास हो गए थे।
खैर दूसरी तरफ आरजे की कार तेजी से अपनी कंपनी जिंदल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। आज पक्का कंपनी में सामत आने वाली थी, क्योंकि रियांश पूरे 2 साल बाद इंडिया वापस लौटा था, तो जाहिर सी बात थी कंपनी में मेस तो हुआ ही होगा, क्योंकि इस बीच कोई था नहीं जो यहाँ की कंपनी पर ध्यान दे। अब तो भगवान ही बचाए स्टाफ्स को, क्योंकि अब बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह द रियांश जिंदल वापस आ चुका था। एपिसोड 3। जिंदल इंडस्ट्री, जो इंडिया से लेकर बाहर फॉरेन देशों में भी मशहूर था, आज उसका सीईओ जो पूरे 2 साल से इंडिया से बाहर रह भी इस कंपनी को टॉप पर रखे हुए था, वो वापस इंडिया लौट आया था। पूरे जिंदल इंडस्ट्री के अंदर भगदड़ मचा हुआ था, सभी के सभी डरे हुए थे, ना जाने आज उनके साथ क्या होने वाला था। लगभग आधे घंटे सफर के बाद कंपनी के बाहर एक के बाद एक काली गाड़ियों ने पूरे पार्किंग को कवर कर लिया, जिसमें से बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकले और आसपास के एरिया में फैल गए। उन्हें देख सभी को पता चल गया था किंग इज बैक। खैर उनके पहुंचने के कुछ देर बाद एक लग्जूरियस काली मर्सिडीज बेंच कंपनी के बाहर आकर रुकी, जिसमें से रियांश स्टाइल से निकला और उसके साथ ही ध्रुव भी। उन दोनों को देख कंपनी के अंदर मौजूद लड़कियां काफी एक्साइटेड हो गई थी उनकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन अफसोस उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी और रियांश ध्रुव के साथ सीधा अपने पर्सनल लिफ्ट में घुस गया। दूसरी तरफ डॉक्टर ने अनन्या को डिस्चार्ज कर दिया था और आज वो रायचंद पैलेस जाने वाली थी। जी हाँ, इंडिया के मशहूर और जिंदल इंडस्ट्री के बाद आने वाली सबसे बड़ी इज्जतदार फैमिली रायचंद परिवार के बड़े बेटे धीरज रायचंद की इकलौती बेटी थी अनन्या रायचंद। खैर अनन्या अपनी दाई माँ के साथ रायचंद पैलेस के लिए निकल गई थी। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वो पैलेस पहुंची। हालांकि उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में थी तब से कोई भी अनन्या के परिवार में से नहीं आया था, जिस वजह से मिली को लगता था कि शायद दाई माँ ही है बस अनन्या की फैमिली में। लेकिन खुद की रायचंद पैलेस के बाहर देख वो काफी हैरान थी। वो अक्सर इस परिवार के बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में देखा करती थी और उसे पता था कि ये परिवार जिंदल के बाद आने वाला सबसे बड़ा और इज्जतदार परिवार था और इनका रिश्ता भी उनके साथ काफी अच्छा था। अक्सर जिंदल्स और रायचंद्स को एक साथ देखने को मिल ही जाता था। कई बार तो ये भी अफवाह उठा कि रायचंद परिवार की बड़ी बेटी सुमन रायचंद की शादी जिंदल्स के बड़े बेटे रियांश जिंदल से होने वाली है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो जो रहता था वहाँ वही जानता था। खैर मिली को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी रियांश जिंदल को देखने की भी कोशिश नहीं करी, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है। उससे मिली सबसे ज्यादा चिढ़ती थी सिर्फ उसके खड़ूसियत और घमंड की वजह से। दाई माँ ने एक नज़र उस पैलेस को देखा और इस बीच उनके चेहरे पर हजारों इमोशन आकर चले गए, जिसे अनन्या ने अच्छी तरह से नोटिस कर लिया था। तो वही दाई माँ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी और उसे अंदर चलने को कहा। वो लोग जैसे ही पैलेस के गेट पर पहुंचे, एक बॉडीगार्ड में आगे बढ़कर तुरंत अंदर किसी को इन्फॉर्म किया, जिसके तुरंत बाद एक लेडी पैलेस के गेट पर आकर खड़ी हो गई। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, मनमोहक चेहरा, राजसी साज श्रृंगार और चेहरे पर अलग ही तेज। अनन्या हुबहू उनकी फोटोकॉपी होगी। तो ये थी सिद्धि रायचंद, अनन्या की माँ। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को देख रही थी। वही अनन्या उर्फ मिली, जिसे अंदर के हालातों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ उन्हें देखकर यही सोच रही थी कि अगर इन्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार था तो हॉस्पिटल में एक भी बार मिलने क्यों नहीं आई। सिद्धि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, जो आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। मैंने कितना कोशिश किया वहां आने की, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। सिद्धि जी आगे बढ़ दाई माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। उन्होंने तभी अनन्या की तरफ अपना रुख किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर उसके माथे को चूम लिया। मेरी बच्ची, आप ठीक तो है ना? आपको पता है ना आपकी माँ कितनी मजबूर है, इतनी मजबूर कि वो चाह कर भी अपनी बच्ची के बुरे वक्त में उसके साथ नहीं रह पाती है। दाई माँ, कोई फायदा नहीं है बड़ी बहुरानी, आपकी बच्ची को कुछ भी याद नहीं है, ना ये घर, ना यहाँ के जालिम लोग, ना आप और आपकी मजबूरियाँ, वो सब कुछ भूल चुकी है। एक नई जिंदगी दी है भगवान ने और यकीन मानिए अब जो आपकी बच्ची है ना, वो किसी को भी अपने कदमों में गिराने की ताकत रखती है और ये मैंने देखा है इस एक हफ्ते उसके साथ रहकर। बड़ी बहुरानी, इस बार भगवान ने इंसाफ किया है, इंसाफ। सिद्धि जी जो रोते हुए अनन्या को समझा रही थी, उनकी बात सुनकर दाई माँ पूरे रौब से बोली। अब उनके जहां आज से 1 हफ्ते पहले वो अनन्या को यहां से दूर लेकर जाने वाली थी, वही आज वो खुद से ही उसे वापस रायचंद पैलेस लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। खैर उनकी बात सुनकर सिद्धि जी अपनी जगह ही जम सी गई थी। उन्होंने कांपते हुए अनन्या की तरफ देखा और जैसे ही गिरने को हुई, किसी ने उन्हें पीछे से संभाल लिया। इस लड़की के घर में आते ही आपकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमें अगर पहले पता होता कि आज ये डिस्चार्ज होने वाली है तो हम आपको कहीं और लेकर चले जाते। सिद्धि जी को अपने बाहों में भरे हुए किसी की एक बेहद मर्दाना भारी और कठोर आवाज वहां गूंज उठी, जिसे सुनकर सिद्धि जी और दाई माँ कांप सी गई। तो वही अनन्या, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि बिना गलती कोई उसे कुछ भी सुनाए।
उस शख्स की बात सुनकर उसने अपनी भौहें उचकाते हुए चिढ़कर बोली, वो हेलो कहना क्या चाहते हैं आप? इतनी देर से तो ये ठीक थी, ज़रूर आप ही पनौती है जिसके आते ही इन मिस को डिहाइड्रेशन हो गया। अगर इतनी ही चिंता है तो जाकर अपनी बीवी को किसी अच्छे से डॉक्टर से दिखाए, वैसे ये आपकी बीवी ही है ना, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। एनीवे जो भी हो, पर मुझ पर बिना वजह कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अनन्या के बोलने के तरीके में ना तो कोई डर था और ना कोई इमोशन। उसकी आवाज़ से लेकर उसका चेहरा तक इमोशनलेस था, और सबसे बड़ी बात, ये सब कहते हुए वो निडरता से अपने सामने खड़े उस शख्स के आंखों में आंखें डाले हुई थी। ना जाने क्यों अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस शख्स यानी धीरज रायचंद की आंखें पहले तो सिकुड़ गई, लेकिन अपनी बेटी के रवैये में कोई मरूवत न देखकर एक पल के लिए उन्हें अपने दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि ये पहली बार था जब अनन्या ने उनसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बात किया था। वरना इससे पहले चाहे वो उससे कितनी भी गुस्से में बात कर ले, अनन्या कभी पलटकर उनके बातों का जवाब तक नहीं देती थी। हाँ, पहले वाली अनन्या ऐसी ही थी जो चुपचाप किसी की भी बातें सुन लेती थी, अब चाहे उसमें उसकी गलती हो या ना हो, कोई भी उस पर कैसी भी इल्ज़ाम लगा जाता। कई लोग तो उसे लूज़र कहते थे, और यही वजह थी कि धीरज रायचंद उसे पसंद नहीं करते थे। वो जितनी भी बार कहीं भी परिवार के साथ गई थी, किसी भी पार्टी इवेंट में, वो हमेशा किसी ना किसी के हंसी का कारण बन जाती थी, जिस वजह से परिवार वालों ने उसे कहीं लेकर जाना ही बंद कर दिया था। लोग तो लगभग उसे भूल ही गए थे, उन्हें सिर्फ सुमन ही याद थी। एपिसोड 4। कुछ देर बाद अनन्या हॉल में सोफे पर बैठी हुई, उसके सामने वाले सोफे पर उसके पापा धीरज रायचंद और मम्मा सिद्धि रायचंद बैठे हुए थे, और बाकी के मेंबर्स आसपास खड़े उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। खुद को उन्हें ऐसे घूरता देख अनन्या बुरी तरह चीर चुकी थी। अब भाई जाहिर सी बात, जब कोई आपको नॉन स्टॉप घूरेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, और ऊपर से वो इतने दिन हॉस्पिटल में रहकर बुरी तरह चीर चुकी थी, उसका मन अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया था। अनन्या, ऐसे मत देखिए, आप लोग आंखों में लेंस लगाकर अच्छे से घूर लीजिए, और उससे भी मन ना भरे तो अपने कमरे में मेरी बड़ी सी पोस्टर लगाकर बैठकर घूरिए। आप लोग साला जब से आए हूँ दिमाग का दही कोरमा बना दिया है। नहीं नहीं, आप लोग बता दीजिए, क्या आज से पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? अनन्या चिढ़ते हुए लगभग चिल्ला झुंझलाहट भरी आवाज में बोली। वही उसकी बात सुनकर सभी एम्बरेस हो गए थे। उन्होंने अनन्या की बात सुनते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी अनन्या की दाई माँ अपना गला खराशते हुए बोली, अनन्या बेटा, आपको भूख लगी होगी ना, चलिए पहले हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं, पहले आप फ्रेश हो जाइए, तब तक हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं। दाई माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। वही उनकी बात सुनकर पास अपने पति के पास बैठी सिद्धि जी को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। ये सब तो उनका हक था, अपनी बेटी को प्यार करने का, उसकी केयर करने का, उसे डांटने का, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। काश उन्होंने थोड़ी हिम्मत करा होता तो आज हालात कुछ और होते। अनन्या, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दाई माँ, यहाँ के सोकोल ड्रामा देखकर मेरा पेट पहले ही भर गया है, और अगर हमने खा भी लिया तो क्या पता अभी एक को डिहाइड्रेशन हुआ था, हमारे खाने के बाद सभी परिवार वाले ही हॉस्पिटल पहुँच जाए। इसलिए हमें बस हमारा कमरा दिखा दीजिए, हमें शांति चाहिए, इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आपने पहले बहुत सफ़र किया है हमारी वजह से, अब रेस्ट करिए, जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तब हम खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अनन्या इस बार बिल्कुल ही नर्म आवाज़ में अपनी दाई माँ से बोली। उसकी आवाज़ में इतनी सॉफ्टनेस थी कि दाई माँ का दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या के दिल में दाई माँ के लिए एक अलग ही जगह है। खैर, उसके बाद दाई माँ खुद ही अनन्या को उसके कमरे में लेकर चली गई। वहीं इतनी देर से सिद्धि जी जो ये सब काफ़ी देर से देख रही थी, उन्हें अब दाई माँ से जलन होने लगा था। आखिर क्यों उन्होंने कभी अपने पति के खिलाफ जाकर अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया? क्यों वो अपनी बेटी के लिए लड़ी नहीं, हमेशा उसे बस अपनी मजबूरियाँ ही सुनाती रही? जब सिद्धि जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहाँ से उठकर दौड़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिसे धीरज जी ने अच्छे से नोटिस किया था। उन्हें भी आज एहसास हो रहा था कि उन्होंने शायद अपनी बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी है। खैर, अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अनन्या नहीं बल्कि मिली थी, जिसका दिल किसी अनजान के लिए पिघलता ही नहीं था। खासकर अमीर लोगों के लिए उससे नफरत थी, ऐसे लोगों से जो खुद के घमंड और ईगो के लिए दूसरों को हट करते थे। दूसरी तरफ जिंदल इंडस्ट्री रियांश के केबिन में बने सीक्रेट रूम में इस वक्त वो उस रूम के वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था। गुस्से से उसकी हाथ की नशें दिख रही थी, उसकी सफ़ेद शर्ट खून से सनी हुई थी। कुछ देर पहले की बात है जब रियांश पूरे शान से अपने कंपनी के एंटर हो वहां मौजूद लड़कियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए सीधा ही लिफ्ट में घुस गया। कुछ देर बाद वो कंपनी के टॉप फ्लोर पर था। इस वक्त टॉप फ्लोर पर रियांश अपने आंखों पर गॉगल्स लगाए किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके पास ही ध्रुव खड़ा था और उन दोनों के अगल बगल बॉडीगार्ड्स का पहरा। खैर, उनके सामने एक लड़का घुटनों के बल जमीन पर बैठा डर से कांप रहा था।
तभी रियांश उसके चेहरे पर चाकू चलाते हुए बोला, रियांश तो कितना पैसा मिला प्रोजेक्ट बीच कर, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे परिवार की आधी जिंदगी तो कट ही जाएगी। तो अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों न मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ इस दुनिया से। रियांश उस लड़के गर्दन पर चाकू धंसाते हुए बोला। वही उसकी सुनकर और अपने गर्दन पर चाकू देख वो लड़का बुरी तरह कांप रहा था। वो फिर भी हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कांपते हुए बोला, लड़का देखिए बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। वो लड़का गिड़गिड़ाते हुए रियांश से बोला। उसकी बात सुनकर रियांश उस खंजर से अपना माथा खुजाते हुए किसी साइको की तरह हंसने लगा। रियांश, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ी दे दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ, ये भूलकर कि तुम्हारी वजह से मेरे कितने लॉस हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सभी कल को गलती करने के बाद मौका मांगेंगी, लेकिन अफसोस रियांश, जिंदल किसी को दूसरा मौका ही नहीं देता है, फिर तुम्हें कैसे दे दे, ये तो नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। रियांश अपने कठोर और भारी आवाज़ में बिना किसी इमोशन के बोला। अभी उसकी बात सुनकर वो लड़का कुछ कहता या रिएक्ट करता, रियांश ने एकदम से उसकी गर्दन काट दी। रियांश, मैं फालतू चीज़ों पर ज़्यादा वक्त नहीं गवाता, ध्रुव क्लीन द मेस। रियांश अपने खंजर को साफ करते हुए ध्रुव से ऑर्डर देने वाले टोन में बोला। वही उसकी बात सुनकर पहले से ही चिढ़ा हुआ ध्रुव और ज़्यादा चिढ़ गया। ध्रुव साला कांड खुद करता है और साफ मेरे से करवाएगा, हे ऊपर वाले, इसकी लाइफ में पता नहीं कौन लिखी है, जो भी हो, लेकिन मैं उसके लिए दुआ करता हूँ इसके फालतू कामों को झेलने के लिए उसे ताकत और सब्र देना। ध्रुव किसी पागल की तरह खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे बुरी तरह घूरा और उसे इग्नोर कर लिफ्ट में घुस गया। बेचारा ध्रुव उसे अपना सा मुंह देख रहा था। उसका बस चलता तो वो रियांश को किसी लड़की के पास छोड़ आता, क्योंकि वही तो थी जिससे सबसे ज्यादा वो चिढ़ता था, जिन्हें देखना भी रियांश के लिए सजा के बराबर था। एपिसोड 5, जिंदल इंडस्ट्री। रियांश ने अपने दिमाग से सारे ख्यालों को झटका और अपने कमर पर टॉवल लपेट बाथरूम से बाहर निकल गया। कमरे में आकर रियांश अपने शख्सियत के मुताबिक ब्लैक अरमानी शूट पहन अपने केबिन में एक महीने से पेंडिंग पड़े कामों को करने लगा। उसकी एक और एंटरटेनमेंट कंपनी थी, आरजे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम से, जिसने पूरे इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा था। उसके आगे कोई टेक ही नहीं पता था। एक से बढ़कर एक मॉडल्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस से लेकर बड़े बड़े बैंड्स प्रोवाइड किए थे। इस कंपनी में आने का सपना हर वो इंसान देखता था जिसका सपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का होता है। रियांश की कंपनी की एक बात सबसे अच्छी थी कि वो अमीर गरीब देखकर नहीं, बल्कि टैलेंट देखकर किसी को भी हायर करता था। कोई अगर उसकी कंपनी में आना चाहे तो उसके अंदर अपने काम को लेकर पैशन, वक्त की कदर और मेहनत लगन से काम करने की क्षमता हो, ना कि इश्तिहार वगैरह या फिर बड़े घराने से हो तो आसानी से आ सकते हो। नहीं, उसके लिए सिर्फ टैलेंट और क्लियर हिस्ट्री चाहिए। अगर ये सारी खूबियां हैं तो वो आसानी से इस इंडस्ट्री में जा सकता है। खैर, रियांश ने डेस्क पर रखे लैंडलाइन से कॉल कर ध्रुव को अपने केबिन में बुलाया। कुछ ही देर में किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिसे सुनकर रियांश हमेशा की तरह अपने कठोर और कर्कश आवाज में बिना किसी इमोशन के बोला, कम इन। ध्रुव, यस बॉस, आपने बुलाया मुझे। रियांश से परमिशन मिलते ही ध्रुव अंदर आते हुए प्रोफेशनली बोला। रियांश, यस डीजे ध्रुव, जिंदल मीन्स डीजे। मैं चाहता हूँ हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी से एक बार फिर कुछ मॉडल्स, सिंगर्स और एक्टर्स को हायर किया जाए, क्योंकि जल्द ही रैंप वॉक शुरू होने वाले हैं, बहुत जगह लाइव कॉन्सर्ट्स भी होंगी, तो मैं चाहता हूँ हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को चौंका दे, उन्हें एक नया आर्टिस्ट देकर। ध्रुव की बात सुनकर रियांश अपने चेयर पर गोल गोल घूमते हुए बोला। उसकी बात सुनकर ध्रुव को कोई हैरानी नहीं हुई। वो अच्छी तरह जानता था कि रियांश का दिमाग एक बार में कई तरह के प्लान सोच और बना लेता है। वो इतना इंटेलिजेंट और तेज है कि वो इंसान के चेहरे से उसकी शख्सियत का पता लगा लेता है, और यही वजह थी कि आज वो आसमान की बुलंदियों पर था, सबके सपनों का राजकुमार, जिसे पाने का सपना हर लड़की देखती है, लेकिन कभी पूरा ना होने वाला सपना। खैर, दूसरी तरफ रायचंद पैलेस में इस वक्त पैलेस के अंदर डिनर का वक्त था और सभी परिवार वाले अब तक डाइनिंग एरिया में बैठे धीरज रायचंद का वेट कर रहे थे। एक तरफ के हेड चेयर पर और मिस्टर रायचंद यानी अनन्या के दादाजी बैठे थे और उनके बगल में उनकी पत्नी और मिसेज रायचंद बैठी हुई थी। और कुछ ही देर में ठीक उनके सामने वाले हेड चेयर पर धीरज रायचंद आकर बैठ गए और उनके बगल में मिसेज रायचंद बैठी हुई थी। अब तक लगभग सभी परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे, सिवाय अनन्या के, जिसका अब तक कोई नामो निशान नहीं था। तभी मिस्टर रायचंद ने दाई माँ की तरफ देखा, हो उन लोगों को खाना सर्व कर रही थी, और अपने भारी आवाज में बोले, अंडस्को धीरज रायचंद, माजी अनन्या कहाँ है? दाई माँ, बड़े साहब अनु बिटिया बाहर गई है, उनके खाने की चिंता मत करिए आप, हम उन्हें खिला देंगे।
धीरज जी की बातों का जवाब देते हुए दाई माँ बोली, खैर उनके बात पर कोई कुछ न बोल सकता था और न उनसे सवाल पूछ सकता था क्योंकि कई अरसे से दाई माँ ही उसका ख्याल रखती थी। मुंबई शहर का फॉरएवर कैफे जिसके अंदर अनन्या एक लड़की के साथ सबसे कोने वाले चेयर पर बैठी थी, तो दरअसल हुआ यूं था कि जब अनन्या अपने रूम में गई थी तब उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया था और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी बॉडी के ओनर के इकलौती दोस्त का था जिसने उसे फ़ौरन मिलने के लिए कैफे में बुलाया था। उसका नाम निहारिका अग्रवाल था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली इस पूरी दुनिया में एक निहारिका ही थी जिसने अनन्या को समझा था, उसे सपोर्ट किया था, ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ भी दिया था। ये दोनों स्कूल टाइम एक दूसरे के साथ थी, ग्रेजुएशन भी साथ ही पूरा किया। हालांकि अब निहारिका का अच्छा खासा जॉब था, लेकिन अनन्या की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। जब अनन्या उर्फ मिली उससे बात की थी तब उसे भी लगा कि चलो ठीक है, अब रहना तो उसे इसी पहचान के साथ है और जिंदगी में एक अच्छा दोस्त तो होना ही चाहिए। इसके बाद वो निकल पड़ी शाम के टाइम निहारिका से मिलने। निहारिका, यार तू सच में अनन्या ही है ना? जब से हॉस्पिटलाइज्ड हुई है तेरे तेवर ही बदल है। नहीं, मेरा मतलब है यार, मैं तुझे बता नहीं सकती कि तुझे इस रूप में देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अनन्या का बोल्ड बिहेवियर और सपाट लहजा देख निहारिका खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोली, अनन्या हाँ देख रहा है तू कुछ ज्यादा ही खुश है। निहारिका के चिल्लाने से आसपास बैठे लोगों का ध्यान उसी पर चला गया। अब सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसे देख अनन्या निहारिका को चिल्लाते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर और आसपास के लोगों का ध्यान खुद पर देख निहारिका को अब वहां बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो बुरी तरह एम्बेरस हो गई थी, जिसे देख अनन्या मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बैठी थी। खैर कुछ देर तक उन्होंने बातें की और उसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गई। अनन्या जैसे ही घर पहुंची गार्ड ने तुरंत दौड़कर गेट खोला, जिसके बाद वो बाइक लेकर सीधा पार्किंग में गई। उसने हेलमेट निकाला और बाइक से उतरी, तभी एक बॉडीगार्ड हेलमेट लेने के लिए आया, जिसे देख अनन्या ने उसे वहीं रोक दिया और हेलमेट लिए हुए ही घर के अंदर चली गई। उसने दाई माँ को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो बाहर से खाना खा पीकर आएगी तो उसका इंतजार ना करे। वही मिस्टर एंड मिसेज रायचंद अपने कमरे की बालकनी से अनन्या का एक एक एक्टिविटी देख रहे थे। कितनी बदल गई थी उनकी बेटी। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।